गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ मार्सिलिया, जिसमें बेसिकली रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेंगे हम कि उसमें कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं मार्सिलिया में। और स्पोरोकार्प बेस्ड आज का जो लेक्चर है वो स्पोरोकार्प से रिलेटेड है कि स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अगर TLS काटे तो कौन कौन सी चीज़ें दिखनी है, अगर HLS करेंगे तो क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं। ये चीज़ें आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मार्सिलिया क्योंकि एक हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ है, इसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ऑलरेडी मैंने बताया था जब मैं मॉर्फोलॉजी बता रही थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो उसमें बताया था कि राइजोम के ही पार्ट पे कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ आउटग्रोथ्स निकल आती हैं जो कि ट्यूबर फॉर्म में होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं ट्यूबर्स, ठीक है। और और ये डिटैच हो जाती हैं किससे, मेन जो पेरेंट प्लांट है उससे। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही जो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यही जर्मिनेट करके नया मार्सिलिया का प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स पाया जाता है इन मार्सिलिया। जब सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्सिलिया में देखा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्योंकि मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ है। हेटेरोस्पोरस का मतलब ही हुआ कि हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का मतलब प्रोड्यूस होना, ठीक है। यानी कि दो टाइप, अगर होमोस्पोरस होता है यानी सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ है मार्सिलिया, तो इसकी वजह से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और मेगास्पोर बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है तो वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या स्पोरेंजियम में बनते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम है, ये बेसिकली जिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बनते हैं या प्रोड्यूस होते हैं या रहते हैं उस स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहते हैं, ठीक है। स्पोरोकार्प, एक पर्टिकुलर स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक किडनी शेप, बीन शेप्ड हो सकता है या नट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, मार्सिलिया की जितनी स्पीशीज़ देखी गई उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्पोरोकार्प की पोजीशन डिफरेंट हो सकती थी, या ये कहें कि वो पेरेंट प्लांट से, ठीक है, स्पोरोकार्प मार्सिलिया के पेरेंट प्लांट से, मदर प्लांट से कैसे अटैच है, ये देखा गया डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में कुछ डिफरेंट तरीके से, ठीक है। वो क्या है, पहली बात तो अगर ये फिगर आपको दिख रहा है ना पिक्चर, इसमें मार्सिलिया का मान लीजिए अगर स्पोरोकार्प की बात करें तो पहला तो ये है कि ये पीटियोल वाला रीज़न हो गया। पीटियोल से हमेशा लेटरली प्रेजेंट होता है कौन, स्पोरोकार्प। दूसरी बात है स्पोरोकार्प पीटियोल से अटैच होने के लिए जिस स्टॉक स्ट्रक्चर की मदद लेता है या जिस स्टॉक की मदद लेता है उसको पेडिसल कहते हैं। ये जो आपको स्टॉक वाला रीज़न दिख रहा है इसको पेडिसल या पेडंकल कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कभी अटैच नहीं होगा, बहुत कम स्पीशीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्टली अटैच्ड हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये हमेशा मार्सिलिया के बेस में होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हेयर लाइक, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज़, मैंने मॉर्फोलॉजी के वक्त भी बताया था कि स्पोरोकार्प हमेशा बेसल रीजन में ही होगा। पीटियोल से अटैच्ड होता है, लिटरली अटैच्ड होता है पीटियोल से, लेकिन होगा कहाँ पे, हमेशा बेस में होगा। इसका अटैचमेंट या तो सिंगल स्पोरोकार्प हो सकता है और डायरेक्ट अटैच हो सकता है, या फिर इस तरह से लेनियर अरेंजमेंट शो करता है। कई तरह के स्पोरोकार्प डायरेक्टली अटैच होकर के एक लेनियर फैशन में अरेंज रहते हैं, या फिर तीन या इससे भी ज़्यादा स्पोरोकार्प पहले आपस में अटैच रहेंगे, फिर एक कॉमन पेडिसल या पेडांकल बनाएंगे जो कि पिटियोल से अटैच रहेगी, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, या फिर जितने भी स्पोरोकार्प्स हैं वो एक ही पॉइंट पर, पीटियोल के एक ही पॉइंट से निकले दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक अटैचमेंट हो सकता है। अब एक पर्टिकुलर स्पोरोकार्प को अगर निकाल करके उसे देखें तो उसका स्ट्रक्चर क्या था कि एक स्पोरोकार्प में बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो स्टॉक रीजन होता है, दूसरा जो
मतलब बीन शेप्ड या नट शेप स्ट्रक्चर है उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। नट या जो ये बॉडी होता है वो बेसिकली नट या बीन शेप्ड हो सकता है। स्टॉक और बॉडी का जो ब्रिज पोर्शन है या ये कहें जो कनेक्शन है, जहाँ पर जिस रीजन में आकर के ये स्टॉक स्पोरोकार्प के बॉडी पार्ट से मिलती है, वो जो रीजन है उसको रेफी कहते हैं, ठीक है। रेफी यानी कि ये क्या काम करी, एज अ ब्रिज बिटवीन किसके किसके बीच, स्टॉक एंड बॉडी ऑफ द स्पोरोकार्प। इसके अलावा स्टॉक, अगर स्टॉक या बॉडी का जो रेफी के जस्ट अबव एक डेंटेट लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ता है जिसे ट्यूबर सेल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इसके अलावा इसका कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोरोकार्प स्ट्रक्चर। एंड अगर हम इंटरनली, वो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो गई, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरोकार्प की जो स्पोरोकार्प की जो वॉल होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। क्या कि यूजुअली जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़ा, सेम काइंड ऑफ वैसा ही है कि आउटर लेयर इज़ एपिडर्मिस, लेकिन यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो नॉर्मल एपिडर्मल सेल की तरह ना होकर के क्यूबॉइडल होती हैं, ठीक है। इनका शेप देखिए कुछ फ़र्क है, क्यूब के जैसा है, जो शुगर क्यूब्स होती हैं ना उनके जैसा होता है, तो ये क्यूबॉइडल होती हैं बेसिकली, ठीक है। जस्ट बिलो द एपिडर्मल लेयर देयर इज़ अ हाइपोडर्मिस रीजन। हाइपोडर्मिस में भी बेसिकली ये एलोंगेटेड पैलिसेड सेल्स की तरह होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये यंग स्टेज में रहता है स्पोरोकार्प तो ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, जब मैच्योर हो जाता है तब ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो जितनी भी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वो रेडिली एलोंगेटेड पैलिसेड लाइक सेल्स की, क्योंकि जब भी कभी आप लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें उसके जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है वो पैलिसेड सेल्स की होती है, वो लगभग ऐसी तो होती हैं। और इनका भी स्ट्रक्चर देखिए तो ऑलमोस्ट वैसे ही सिमिलर है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है पर एलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि पैलिसेड लाइक है, ठीक। और बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती, कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है इनमें, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मल रीजन हो गया। हाइपोडर्मल रीजन के बाद में पैरेन्काइमेटस रीजन आ जाता है। पैरेन्काइमेटस रीजन एक सिंपल पैरेन्काइमा और यहाँ पे आईसीएस हो सकता है, दैट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं। जो लास्ट लेयर होती है इस पैरेन्काइमेटस रीजन की, वो क्या करती है, वो बनाती है जिलेटिनस लेयर, ठीक है। ये सारा पैरेन्काइमा रीजन हो गया, तो इसकी जो आउट इनर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, वो जिलेटिनस रिंग बनाती है। जिलेटिनस रिंग का बहुत एक मेन प्लेयर के रूप में काम कर रही है स्पोरोकार्प में, क्योंकि ये हेल्प करती है जब स्पोर डिस्पर्जल होता है, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने ये जिलेटिनस रिंग दे रखी है स्पोरोकार्प को। अब अगर एक बात करें कि स्पोरोकार्प की वेस्कुलर सप्लाई को देखें, तो ये एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है वेस्कुलर सप्लाई की, कि स्टॉक रीजन में जो वेस्कुलर सप्लाई जाती है उसे स्टॉक बंडल कहते हैं। ये स्टॉक बंडल जब बॉडी पार्ट में जाता है, दैट मीन्स स्पोरोकार्प का जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, वो उस बॉडी पार्ट या कैप्सूल पार्ट में जाता है तो वहाँ पे ये बना लेता है डॉर्सल बंडल, ठीक है। क्योंकि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है तो उसी को डॉर्सल बंडल कहते हैं। डॉर्सल बंडल से हर तरफ, या ये कहें कि जितने भी सोराई लगे रहते हैं, तो उनमें जो बंडल्स जाते हैं या पहुंचते हैं उनको, मतलब कि डॉर्सल बंडल से ही जो वेस्कुलर सप्लाई जा रही है उसको कह देते हैं लेटरल बंडल। और यही लेटरल बंडल हाफ ऑफ द पोर्शन में पहुंच करके बाद में बाइफरकेट हो जाते हैं, ठीक है। बाइफरकेट होकर के ये बाइफरकेट हो जाते कौन, लेटरल बंडल। और इनके बीच में जो रेड कलर वाला आप देख रहे हो ये बेसिकली प्लेसेंटल बंडल होते हैं जो कि सोरस में एंटर करते हैं, ठीक है। अब अगर एचएलएस की, तो ये तो हो गया वेस्कुलर सप्लाई, ठीक। अब अगर इस स्पोरोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वॉल का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, तो इसमें दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बेसिकली एचएलएस है। एचएलएस दैट मीन्स कि एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एस फॉर सेक्शन। अभी तक आप टीएस या वीएस ही पढ़ रहे थे, एलएस पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपको एचएलएस यानी कि 3D स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट मटेरियल है।
इसके अलावा ये एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था तो उसमें केवल और केवल ये स्ट्रक्चर दे देते थे। सोचिए आपको एकदम अच्छे से ये वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ने, चाहे HLS हो, VTS हो या फिर VLS हो, ये स्पोरो का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर से, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जब ये HLS का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस और डोर्सल साइड पे स्टॉक बंडल दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कट ही ऐसी पोर्शन से देखिए ऐसे ये जो स्क्वायर शेप का है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लेड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक का भी तो पोर्शन आ गया, तो ये वाला स्टॉक रीजन को दिखा रहा है। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अलावा यहाँ पे जिलेटिनस रिंग बोथ साइड पे, दैट मीन्स डोर्सल साइड पे भी और वेंट्रल साइड पे, दोनों साइड पे प्रोमिनेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। बल्कि डोर्सल साइड पे जो रहेगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है जिलेटिनस रिंग, जबकि वेंट्रल साइड पे कम रहेगी, ठीक है, और केवल होगी कैसी, मास फॉर्म में होगी। देन आते हैं इसके बाद जब स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरनली स्ट्रक्चर, तो हर आपको ये बहुत सारे सोराई दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी कहे कि जो स्पोरेंजियम होते हैं वो बेसिकली क्लस्टर में या ग्रुप में लगे रहते हैं। अब एक पर्टिकुलर सोराई को अगर सोरस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है कि एक तो इंडोशियम आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इंडोशियम के अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वाला बड़ा वाला जो बलून शेप्ड, ठीक है, दिस इट रिप्रेजेंट्स मेगास्पोरेंजियम। ये सेंटर में मतलब ये हो गया रिसेप्टिकल वाला पोर्शन, ठीक। ये रिसेप्टिकल से अटैच जो मिड में है वो कहलाएगा मेगास्पोरेंजियम, ये वाला, और इसके बोथ लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा वो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो छोटे वाले हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, दिस इज़ द रिसेप्टिकल, दिस इज़ द मेगास्पोरेंजियम, और यहीं से बोथ साइड पर माइक्रोस्पोरेंजियम लगे रहेंगे। ये जो छोटे वाले हैं वो माइक्रो हो गए, तो ये तो हो गया मेगा, ये माइक्रो, और जिससे अटैच रहता है जो स्टॉक है वो रिसेप्टिकल कहलाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक बता दिया हॉरिजॉन्टल, मतलब HLS को बता दिया। VLS और VTS का आप इस बुक से देख लो, क्योंकि ये बेहतर स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है इसलिए, और वीडियो भी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी से बता रही हूँ। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ है, बस ये है कि उसमें केवल स्टॉक बंडल दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि स्टॉक रीजन से। यहाँ पे क्या है कि जब कभी हम VTS दैट मीन्स कि वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसमें स्टॉक पोर्शन तो आ नहीं रहा है, तो यानी कि स्टॉक बंडल होगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप कि आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज़ अ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद बात करें तो डोर्सल बंडल इसमें विजिबल है, ठीक है। जो स्टॉक से ऐसे जा रहा था ना, ये वाला पोर्शन देखिए आप, स्टॉक बंडल, तो ये पोर्शन आया ही नहीं है, कट हमने ऐसे किया तो ये डोर्सल बंडल तो दिखाई पड़ेगा। तो ये वही है कि ये डोर्सल बंडल है, जस्ट बिलो द डोर्सल बंडल देयर इज़ अ हमेशा जो जिलेटिनस रिंग होती है वो मास के फॉर्म में होगी, ठीक है, VTS में और HLS में। तो ये मास के फॉर्म में होती है, डोर्सल साइड वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वेंट्रल साइड की कम होती है। खास बात यह है कि अभी आपने जब HLS में पढ़ा था तो आपको माइक्रो मेगास्पोरेंजियम दोनों दिख रहे थे, लेकिन इसके केस में या तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा या फिर मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे जैसे शो किया तो ये मेगास्पोरेंजियम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सारे देखिए मेगास्पोरेंजियम दिखा रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम होगा भी तो केवल एंड पर, ठीक है, टर्मिनल पार्ट पे, तो केवल एक एक, और नहीं तो मैक्सिमम कौन से होंगे, अगर मेगा का बना रहे हो तो सारे मेगा का बनाना, अगर माइक्रो को बना रहे हो तो माइक्रो को बनाना, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन है तो उसको बनाना, ठीक है। देन खैर अब तो डिस्क्रिप्टिव आता ही नहीं है। जस्ट बिलो दी इसके अलावा जो बंडल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्लेसेंटल बंडल दिख रहा है जो रेड वाला बताया था, इसके अलावा लेटरल बंडल, ठीक है, ये जो प्रोमिनेंट दिख रहा है ये लेटरल बंडल। दिस इज़ ऑल अबाउट, बस और कुछ इसमें खास नहीं है। नाउ ये हो गया VTS। अब VLS की बात करें तो VLS दैट मीन्स वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसकी बात करें तो अभी तक जो जिलेटिनस रिंग थी वो आपको मास के फॉर्म में दिखती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जिलेटिनस रिंग है वो कंप्लीट है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे। दूसरी बात है कि इसमें रिसेप्टिकल मेन आपको इंड्यूशियम और रिसेप्टिकल प्रोमिनेंट दिखाई पड़ेगा, ये देखिए रिसेप्टिकल को दिखा रहे हैं। इसके अलावा कोई एक ही बनाएंगे आप,
मतलब वहाँ जब आपने VTS किया तो एटलीस्ट उसमें टर्मिनल पोर्शन पे आपने कोई अदर वाला दिखा दिया था। इसके अलावा जो बीच में थे, मान लीजिए मेगा था तो आपने माइक्रो इधर इधर दिखा दिया। यहाँ पे क्या है कि ऑल टोटल जिलेटिनस रिंग एक तो रिंग फॉर्म में रहेगी। दूसरी बात है, या तो आप बनाओगे तो सारे माइक्रो बनाओगे, अगर बनाओगे तो सारे मेगास्पोरेंजियम बनाओगे, दोनों साथ में मर्ज नहीं होते हैं। और बंडल की बात करें तो इसमें स्टॉक बंडल और जो लेटर बंडल्स होते हैं वो, ठीक है, डॉट्स फॉर्म में जो दिख रहा है वो आपको लेटर बंडल दिखाई पड़ेंगे। बाकी स्पोरोकार्प वॉल का स्ट्रक्चर सेम होता है भैया, एपिडर्मिस देन हाइपोडर्मिस एंड ऑल, ठीक है। और इसका देख लीजिए जो VLS होता है वो कट ऐसे होगा सेंटर पार्ट से। ओके, नाउ मूव ऑन द डेवलपमेंट कि स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट हुआ कैसे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अवॉइड करिएगा प्लीज़, बात समझने की कोशिश करिए, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना। स्पोरोकार्प इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था मुझे खुद भी, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट है वो होता कहाँ है, आपको मालूम है कि बेसल पोर्शन पर होगा, पीटियोल के बेस पे ही, या जो प्लांट होता है उसके बेस से स्पोरोकार्प निकलता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि स्पोरोकार्प का जब भी जर्मिनेशन होता है तो वो लीफ प्राइमोर्डिया से स्टार्ट होता है। लीफ प्राइमोर्डिया क्या है, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि आगे किसी भी, मतलब कि ये कहें कि जैसे जाइगोट है, जाइगोट से पूरा प्लांट बनता है, सेम काइंड ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया है कि जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनना होता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें डिवीजन होता है। एक बड होती है, बड भी कह सकते हो या बड भी नहीं कहेंगे बल्कि सेल फॉर्म में, ठीक है, उसी को लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं, या एपिकल सेल फॉर्म में, ठीक। तो वो इसी पोर्शन की कोई सेल होगी, ठीक। वो लीफ प्राइमोर्डिया सबसे पहले बनता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस लीफ प्राइमोर्डिया में एक एपिकल सेल, कोई एक स्पेसिफिक सेल एपिकल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। ये एपिकल सेल हमेशा बाइफेशियल होगी। बाइफेशियल का मतलब ये दो पोर्शन इसके प्रोमिनेंट रहेंगे, जो हमेशा जब भी एक डिवीजन होगा तो दोनों तरफ कट होगा, ठीक। ये डिवाइड करती है और 6 to 7 हाइट वाला कोई एक स्ट्रक्चर बना लेती है। यहाँ पे अगर काउंटिंग में करें तो 6 to 7 सेल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये मास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, 6 to 7 सेल हाई वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, तो बेसल पोर्शन पर कोई एक सेल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो करके स्पोरोकार्प इनिशियल की तरह बिहेव करने लगती है। ये भी स्पोरोकार्प इनिशियल सेल भी एज अ बाईफेशियल एपिकल सेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। यानी कि जब भी डिवीजन होगा तो हमेशा कट करके, और होगा कहाँ पे, बेसल पोर्शन, जो ये मास था उसकी कोई बेस रीजन की कोई एक सेल स्पोरोकार्प इनिशियल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। फिर जब भी इसमें डिवीजन होता है तो दो तरह की सेल्स बनाती है। एक तो स्पोरोकार्प इनिशियल की तरह बिहेव करेगी, जो दूसरी सेल होती है वो वापस किसी सेकेंड स्पोरोकार्प के लिए, ठीक है, जो ये दूसरी सेल होती है वो दूसरा स्पोरोकार्प बने, इसके लिए स्पोरोकार्प इनिशियल की तरह, या फिर ये कहें कि एपिकल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। यानी कि एक सेल तो स्पोरोकार्प इनिशियल जो नेक्स्ट जेनरेशन में जाएगा, जो दूसरी वाली सेल होगी वो वापस अभी यही वाला जो स्टेप है वो ही रिपीट करेगी, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं, ये वाला तो बार बार यही रिपीट करेगी, ठीक है। फिर अगेन डिवाइड होगा तो स्पोरोकार्प इनिशियल और एपिकल सेल बनेगी, और इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा। जितने नंबर ऑफ बनने रहते हैं स्पोरोकार्प उतनी बार ये एपिकल सेल फॉर्म होती है। अब स्पोरोकार्प इनिशियल की बात करें, ये क्या करती है, बार बार डिवाइड होकर के एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास बना लेती है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास कुछ समय बाद उसकी एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मल के साथ में कुछ 2 to 3 हाइपोडर्मल लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और क्या बना लेती हैं, 2 रोज ऑफ सोरल मदर सेल। ये सोरल मदर सेल होगी कहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर है तो हमेशा उसकी लोअर साइड पे होगी। लोअर साइड पे जैसे ही ये वाला सोरल मदर सेल बन जाती है, उसके बाद क्या होता है कि इन्वोल्यूशन का प्रोसेस होने लगता है। इन्वोल्यूशन का प्रोसेस है, मान लीजिए ऐसे कोई ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेल है। इन्वोल्यूशन का मतलब ही हुआ कि यहाँ की सेल्स
इस तरह ग्रो करेंगे कि यहाँ से सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो जब जैसे जैसे यहाँ से सेल्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का रीज़न कुछ तो इन्वोल्यूशन का मतलब भी हुआ ना कि यहाँ पे गैप आ जाएगा। गैप आ जाने की वजह से क्या होगा, कैनाल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन होता है। इन्वोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे 2 सूरल मदर सेल दिखाई हुई है, साथ साथ में सूरल कैनाल फॉर्म होने लगती है, ठीक है। ये जो स्पेस है वो सूरल कैनाल है। सूरल कैनाल जो है लाइंड होती है किससे, 2 लेयर्स ऑफ इंड्यूशियम से, आउटर इंड्यूशियम और इनर इंड्यूशियम। ये इनर इंड्यूशियम में ही अब क्या है, ये वाला तो काम हो गया। सूरल मदर सेल जो होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है सेवरल टाइम्स, और डिवाइड हो करके उसके बाद एक कोई एपिक्स रीजन की, पहले तो कई बार डिवाइड होकर के ये जो सूरल मदर सेल है कई बार डिवाइड होकर के रिसेप्टिकल बना लेती है। रिसेप्टिकल बनने के बाद में कोई एपेक्स रीजन की कोई एक सेल बिहेव करती है मेगास्पोर इनिशियल सेल की तरह, मेगास्पोर इनिशियल सेल की तरह, ठीक है। और उसके ही फिर, और ये भी कैसी होगी, बाइफेशियल होगी, यानी कि और जब भी इसमें डिवीजन होगा तो ये लेटरल साइड पे एक और डिवीजन करती है, जिससे लेटरल साइड पे क्या, ये वाली तो मेगास्पोर मदर सेल बनाई, जब लेटरल साइड पे डिवीजन होता है तो ये क्या बना लेती है, माइक्रोस्पोर इनिशियल सेल, ठीक है। तो उससे यानी कि जब भी इन फ्यूचर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही तो होगा कि एक सेंटर में रिसेप्टिकल बना, रिसेप्टिकल की कोई एपिक्स सेल डिफ्रेंशिएट होकर के मेगास्पोर इनिशियल सेल बनाई, और जो लेटरल साइड वाली वो माइक्रोस्पोर इनिशियल सेल बनाई, तो फाइनली ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प, ठीक है। अब वो फर्दर कैसे डेवलप होता है, मतलब माइक्रो कैसे बनाएगा, मेगा कैसे बनाएगा, इसके बाद की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो, आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा। जहाँ ना समझ में आए आप क्वेश्चन कर सकते हो।